नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के नज़रिए से ज़रूरी टॉपिक को बहुत ही आसान और डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चर्चा को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट को एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और ज़रूरी सवाल से करते हैं। अगर किसी को सीखने में मुश्किल हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसकी बुद्धि कम है? ये एक बहुत ही आम सोच है ना? लेकिन आज हम इसी की सच्चाई को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर मामला है क्या। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर है क्या। फिर हम इसके मुख्य प्रकारों को देखेंगे जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कुछ मिलते जुलते शारीरिक और भाषाई विकारों पर भी बात करेंगे और कंफ्यूजन पैदा करने वाली कुछ सिचुएशंस को भी क्लियर करेंगे। और आखिर में हम एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातों को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि जब हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है। तो अधिगम अक्षमता क्या है? देखिए, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। अब इस भारी भरकम शब्द का सीधा सा मतलब है कि ये दिमाग के विकास और उसके काम करने के तरीके से जुड़ी एक चुनौती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की बुद्धि, उसका आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर भी उसे पढ़ने, लिखने, गणित के सवाल हल करने या फिर फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे दवा से ठीक किया जा सके। ठीक है, तो अब हम परिभाषा तो समझ गए हैं। चलिए अब इसके सबसे कॉमन टाइप्स को देखते हैं जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इन्हें द बिग थ्री भी कहा जाता है। सबसे पहले और सबसे आम है डिसलेक्सिया। इसे सीधे तौर पर याद रखिए। डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने से जुड़ी मुश्किलों से। ये शब्दों को पहचानने और समझने की एक चुनौती है। डिसलेक्सिया के लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अक्षरों को उल्टा देखना, मान लीजिए बी को डी पढ़ना, या वॉज को सॉ पढ़ लेना। शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, पढ़ने की स्पीड बहुत ही धीमी हो सकती है और कई बार तो एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी उसका मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सबसे आम अधिगम अक्षमता है। अब आइए डिसग्राफिया को देखें। ये खास तौर पर लिखने की क्षमता पर असर डालता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्राफ शब्द का मतलब लिखने या चित्र बनाने से होता है, तो डिसग्राफिया मतलब लिखने में गड़बड़ी। डिसग्राफिया वाले व्यक्ति को लिखने में कई तरह की चुनौतियां होती हैं। उनकी हैंडराइटिंग इतनी अस्पष्ट या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है कि पढ़ना मुश्किल हो, स्पेलिंग में बार बार गलतियां होती हैं और थोड़ा सा लिखने पर ही हाथ में दर्द या थकान होने लगती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अक्सर उनके दिमाग में विचार तो बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन वो उन्हें कागज पर उतार ही नहीं पाते। हमारी तीसरी मुख्य अक्षमता है डिसकैलकुलिया। जैसा कि नाम से ही साफ है, कैलकुलिया शब्द कैलकुलेशन से बना है, तो ये सीधे तौर पर गणित से जुड़ी चुनौतियों से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी बेसिक कैलकुलेशन में भी बहुत दिक्कत होती है। उन्हें नंबरों को पहचानने में, जैसे 12 और 21 में फर्क समझने में समस्या हो सकती है। समय, पैसे और माप जैसी रोजमर्रा की चीजों को समझना भी मुश्किल लग सकता है। एग्जाम के लिए एक टिप, इसे मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा। तो जो सबसे जरूरी बात है वो यहाँ इस टेबल में एक साथ दी गई है। ये इन 3 बड़ी अक्षमताओं और उनकी मुख्य चुनौतियों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसग्राफिया लिखने में और डिसकैलकुलिया गणित में। इसे एकदम पक्का कर लीजिए। इन 3 मुख्य अक्षमताओं के अलावा कुछ और भी विकार हैं जो सीखने पर असर डालते हैं और ये भाषा और शारीरिक गति से जुड़े हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल बन सकते हैं। अगला है डिस्फेसिया, जिसे कभी कभी अफेसिया भी कहा जाता है। ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड डिसऑर्डर है जो बोलने की क्षमता और भाषा को समझने की क्षमता दोनों पर असर डालता है। इसमें व्यक्ति को बात करते समय सही शब्द याद नहीं आते, वो रुक रुक कर बोलते हैं, वे वाक्यों को ठीक से नहीं बना पाते, शब्दों का क्रम गलत हो सकता है और कभी कभी दूसरों की कही हुई सीधी साधी बातें समझने में भी उन्हें मुश्किल होती है। अब बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया की, जो मोटर स्किल्स यानी शारीरिक हावभाव, संतुलन और तालमेल से संबंधित है। ये असल में मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तालमेल की एक समस्या है। इसके कारण व्यक्ति को संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।
वो अक्सर चीज़ों से टकरा जाते हैं। रोज़मर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना, जूतों के फीते बांधना या बटन लगाना भी एक चुनौती बन सकते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे खेल कूद में भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके शरीर का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता। अब एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात, हमें ये समझना होगा कि असली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और उन दूसरी स्थितियों में क्या फ़र्क है जो सीखने में रुकावट तो डालती हैं पर असल में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसा हमने देखा, एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जो सीधे तौर पर सीखने की प्रक्रिया पर असर डालता है। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिक या मूड से जुड़े विकार भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट तरीके से सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए डिस्मॉर्फिया, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को लेकर एक भ्रम में रहता है, और डिस्थीमिया, जो लंबे समय तक रहने वाला हल्का डिप्रेशन है जिसमें मोटिवेशन की कमी होती है। ये दोनों ही स्थितियां पढ़ाई पर बुरा असर डाल सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाता है। ये अलग मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेटते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। ये 3 बातें किसी भी शिक्षण पात्रता परीक्षा के लिए याद रखने वाली सबसे मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला, लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, जितनी जल्दी इसकी पहचान हो जाए उतना ही सुधार संभव है। और तीसरा, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खास शिक्षण विधियां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावी और मददगार साबित होती हैं। तो आज की इस चर्चा को इसी एक पॉजिटिव सोच के साथ खत्म करते हैं। सही पहचान और सहयोग हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सही नजरिए और मदद से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।